गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने बताया था कि एक कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे पलसन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था वैसे ही कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। लेकिन जैसे हम लोग पलसन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें हर आइटम को इंडिविजुअली दिखाया जाता था, हर एक्सपेंस और हर इनकम को इंडिविजुअली दिखाया जाता, सैलरी, वेजेस, रेंट, ठीक है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एक्सेट्रा। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि अगर हम एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अब कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाएगा जिसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस और इनकम को एक पर्टिकुलर हेड और पर्टिकुलर सब हेड के नाम से दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा। तो अब बात करने जा रहे थे कि भाई कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है उसमें एक्सपेंसेस हेड में कौन कौन से सब हेड होते हैं। तो देखो एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बनवाया था, उसमें मैंने बताया था कि कंपनी का जो एक्सपेंस कॉलम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हेड एक्सपेंस होगा, उसके सब हेड में हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ये चार हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग फिर सब हेड के ऊपर आते हैं एक्सपेंसेस में, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। देखो कंपनी का जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें एक आइटम आएगा फाइनेंस कॉस्ट का, एक आइटम आएगा फाइनेंस कॉस्ट। देखो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की रिगार्डिंग, भाई आपको बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो भी फाइनेंस के सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज करते हैं उसके ऊपर जो भी कंसीडरेशन पे किया जाता है दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। वो क्या कहलाता है? फाइनेंस कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस चलाने के लिए डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करते हो, डिबेंचर इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस और उसके ऊपर खर्चे के रूप में, कंसीडरेशन के रूप में आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे। तो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। इसी प्रकार आप शेयर के ऊपर किसकी पेमेंट करते हो? डिविडेंड की पेमेंट करते हो, दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। इसी प्रकार आपने शेयर या डिबेंचर इनको इशू किया जिसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया था। क्या दिया था? डिस्काउंट। शेयर इशू, शेयर या डिबेंचर के इशू के ऊपर अगर आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट का जो पोर्शन करंट ईयर में राइट ऑफ किया जाता है, जो पोर्शन डिस्काउंट का करंट ईयर में राइट ऑफ किया जा रहा है दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। इसी प्रकार फाइल प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल प्रोसेसिंग चार्ज का मतलब भाई जैसे आप बैंक से जाकर लोन लेते हो, लोन लेने से पहले आपको बैंक में एक फाइल लगानी पड़ती है जिसमें आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो। फाइल लगाने के बाद बैंक वाला आपसे फाइल चार्जेस लेता है, तो वो फाइल चार्जेस भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ये सारे खर्चे जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं उनको फाइनेंस कॉस्ट कहा जाता है। एक्चुअल में फाइनेंस कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है इंटरेस्ट एक्सपेंस, भाई फाइनेंस कॉस्ट में जितने भी इंटरेस्ट से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। लाइक इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक से एक फिक्स टर्म के लिए कोई लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, अगर आप कोई ओवरड्राफ्ट करते हो, बैंक से कोई कैश क्रेडिट करते हो, उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट, भाई डिबेंचर के ऊपर, लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। इसी प्रकार अदर बोरोविंग कॉस्ट, देखो इसके अलावा अगर कोई और खर्चा है तो वो अदर बोरोविंग कॉस्ट के नाम से आएगा, ये भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। आपको अलग अलग नहीं करना, आपको सबको फाइनेंस कॉस्ट के नाम से दिखाना है। अदर बोरोविंग कॉस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट के अदर पार्ट क्या है? डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑन, भाई इस साल अगर आपने कोई डिबेंचर इशू किया था जिसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया या उनका फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हो तो वो उस डिस्काउंट को या लॉस को अगर करंट ईयर में जो पोर्शन राइट ऑफ किया गया वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ,
भाई प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, यानी कि अगर हम अपने डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो उस लॉस को करंट ईयर में दिखाते हैं। उस लॉस का जो पोर्शन करंट ईयर में राइट ऑफ किया गया वो भी फाइनेंस कॉस्ट का या अदर बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है। लोन प्रोसेसिंग चार्ज, अगर आप कोई बैंक से लोन लेते हो तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग फीस दी जाती है वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। गारंटी चार्जेस, देखो किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले गारंटी देनी पड़ती है, तो जो गारंटी चार्जेस होते हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। कमिटमेंट चार्ज, कमिटमेंट और गारंटी एक ही प्रकार के हैं, तो कई बार गारंटी चार्जेस लिए जाते हैं, कई बार कमिटमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशंस, डिपॉजिट मोबिलाइजेशंस का मतलब होता है, देखो जैसे कुछ हाउस होल्ड पर्संस होते हैं वो अपनी सेविंग बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास रखते हैं। जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस पैसे को ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर करता है, लोन के रूप में देता है, तो उसको कहते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। उसके लिए जो चार्जेस दिए जाते हैं या कमीशन पे किया जाता है दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। तो ये सारे आइटम हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 34। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 34 में आपसे पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम टू बी शोवन इन नोट्स टू अकाउंट ऑन फाइनेंस कॉस्ट। देखिए बेटा आपके पास जो नीचे आइटम दिए गए हैं उनमें से आइडेंटिफाइड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कौन से आइटम फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, विच आइटम विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। चेक करो कौन कौन से आइटम फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है दैट इज आल्सो कॉल्ड ए फाइनेंस कॉस्ट। किसी भी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। गारंटी चार्जेस, दिस इज आल्सो ए फाइनेंशियल कॉस्ट। उसके बाद बैंक चार्जेस, अब देखो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बैंक चार्ज, किसके रिगार्डिंग, क्या ये बैंक चार्ज किसी लोन के अगेंस्ट है? ऐसा तो क्लियर नहीं है भाई, बैंक चार्ज किसी भी चीज का हो सकता है। लाइक आज बैंक आपको एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके लिए बैंक आपसे चार्जेस लेता है। बैंक आपको कैश बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके लिए चेक बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपसे चार्जेस लेता है। आज आप बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तुरंत आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस आता है जिसके लिए बैंक आपसे चार्ज लेता है। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस आर चार्ज बाय द बैंक, therefore it is not a part of the finance cost because ये क्लियर नहीं है कि बैंक चार्ज किसके रिगार्डिंग है। अगर ये किसी लोन के रिगार्डिंग होता तब तो ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता, लेकिन बैंक चार्ज में तो कोई भी चीज आ सकती है। हो सकता है आज आपने बैंक में कोई लॉकर ले रखा हो और उस लॉकर फैसिलिटी के लिए बैंक हमसे कोई रेंट या कोई चार्जेस ले रहा है तो वो भी इंक्लूड हो सकता है, इसलिए वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, बैंक चार्जेस को फाइनेंस कॉस्ट में नहीं दिखाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आज किसी कंपनी ने अपने 10 लाख रुपीस के डिबेंचर मार्केट में इशू किए, कंपनी ने ये प्रोविजन रखा कि दिस डिबेंचर विल बी रिडीम इन फ्यूचर एट 10% प्रीमियम। कंपनी इन डिबेंचर को फ्यूचर में 10% प्रीमियम के ऊपर रिडीम करेगी। इसका मतलब फ्यूचर में जब इन डिबेंचर का रिडेम्पशन किया जाएगा तो कंपनी डिबेंचर के ऊपर 1 लाख रुपीस का प्रीमियम पे करेगी। क्या पे करेगी? 1 लाख रुपीस का प्रीमियम पे करेगी कंपनी फ्यूचर में। तो ये जो 1 लाख रुपीस का प्रीमियम कंपनी को फ्यूचर में पे करना है, 1 लाख का जो प्रीमियम पे करना है फ्यूचर में, ये कंपनी के लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है विच इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम करंट ईयर। भाई इश्यू करते समय ही कंपनी को ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में हम अपने डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। कंपनी को इशू करते समय पता है कि फ्यूचर में हम अपने डिबेंचर के रिडेम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हैं जो कंपनी के लिए लॉस है, और कंपनी उसको प्रेजेंट से ही राइट ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है इसको दिखाया जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। हालांकि वर्ड क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेकिन दिखाया किस नाम से दिखाया जाता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। It is also related to arrangement of long term finance यानी कि डिबेंचर, इसलिए ये फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है, लोन के रूप में रखा हुआ है,
उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, इट इज आल्सो ए फाइनेंस कॉस्ट। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, देखो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए लोगों की डिपॉजिट को हमारी कंपनी में इनवाइट करने के लिए दिया जाने वाला कमीशन, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट। तो ये भी फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सारे आइटम फाइनेंस कॉस्ट में दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 35। देखो इलस्ट्रेशन 35 में ये कहा गया है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015 प्रीपेड नोट्स टू अकाउंट ऑन फाइनेंस कॉस्ट। आपके सामने जो आइटम्स दिए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है एक्स लिमिटेड से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग नोट्स टू अकाउंट बनाइए रिगार्डिंग फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के रिगार्डिंग, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट। हालांकि बेटा इसने कहा है कि प्रीपेड नोट्स टू अकाउंट टू कैलकुलेट फाइनेंस कॉस्ट, तो मैंने आपको बताया था नोट्स टू अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है। आप यहां पे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। देखो बेटा नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं किसको जब निकालने के लिए, फाइनेंस कॉस्ट को। यहां पे लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, यू वांट टू कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट। अब आपके पास कुछ एक्सपेंसेस, कुछ आइटम दिए गए, इन आइटम से आपको फाइनेंस कॉस्ट निकालना है। तो चेक करो कि कौन कौन से आइटम है जो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। भाई आपने कोई डिबेंचर इशू किए थे जिसके ऊपर आपने 1,80,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है। क्या पे किया है? इंटरेस्ट। तो यहां पे लिखा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट पेड कितना है डिबेंचर पे? 1,80,000 रुपीज। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है जो लोन आपने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 इयर्स, तो उसको हम टर्म लोन कहते हैं। टर्म लोन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंस और उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट कहलाती है। तो इसको भी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन। टर्म लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट कितने का है? 3,10,000। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन कितने का है? 3,10,000। इसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है लोन प्रोसेसिंग चार्ज। लोन प्रोसेसिंग चार्ज का मतलब होता है लोन को ऑब्टेन करने के लिए दिया जाने वाला चार्ज। तो इट इज आल्सो पार्ट ए फाइनेंस कॉस्ट। तो यहां पे लिखेंगे लोन प्रोसेसिंग चार्ज। बेटा लोन प्रोसेसिंग चार्ज आपके पास कितने का है? 60,000 का, ये भी फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म डिपॉजिट, देखो यहां पे वर्ड कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव इसका मतलब इट्स ए इनकम, इट्स नॉट ए एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये आइटम इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो दैट इज ए पार्ट ऑफ अदर इनकम, नॉट ए फाइनेंस कॉस्ट। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, ना कि आपने पे किया है, तो इसका मतलब आप इस आइटम को शो नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। जैसे आपने डिबेंचर मार्केट में इशू किए, उसके ऊपर कंपनी ने डिस्काउंट दिया। अगर डिबेंचर के इशू के ऊपर दिए जाने वाले डिस्काउंट को आप करंट ईयर में राइट ऑफ करते हो तो दैट इज आल्सो ए फाइनेंस कॉस्ट। तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। भाई डिबेंचर इशू के ऊपर दिए जाने वाले डिस्काउंट को राइट ऑफ किया गया, कितने का? 20,000 फाइनेंस कॉस्ट है।
इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, आपने कैश क्रेडिट किया, इट इज आल्सो लोन, उसके ऊपर दिए जाने वाला इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट कितने का हो गया? 2,50,000। और कोई आइटम नहीं है। टोटल कर लो बेटा, आपके पास 490, 550, 7,20,000। यहां से टोटल कितना आता है? 7,20,000। दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट। ये जो 7,20,000 रुपीज आ रहा है, ये 7,20,000 रुपीज आपकी क्या कहलाएगी? फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। देखो, मैंने आप लोगों को किसी भी कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर हेड और सब हेड में दिखाए जाते हैं। तो देखो, उसमें मैंने आपको कौन कौन से आइटम बता दिए एक्सपेंस हेड के। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, उसके बाद मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट हेड आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। देखो, पलसल में जैसे हम लोग क्या करते थे कि अपने बिजनेस में गुडविल, पेटेंट्स, इन चीजों को यूज करते थे जिनको हमने करंट ईयर में राइट ऑफ करना होता था। तो अगर आपने कोई पेटेंट राइट ऑफ किया है, गुडविल राइट ऑफ किया है, मशीन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, तो पलसल में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन आइटम को इंडिविजुअली शो करते थे। लेकिन अब किसी भी कंपनी के अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो अब एक कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर में फिक्स एसेट्स पे लगाया जाने वाला डेप्रिसिएशन या किसी भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को अगर हम राइट ऑफ करते हैं, तो उन सबको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से दिखाया जाता है। किस नाम से दिखाया जाता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। आप किसी भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हो, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, उन सबको इसी हेड में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ। देखो, जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, समय के साथ साथ इन इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को भी रिड्यूस किया जाता है। इन एसेट्स की वैल्यू में भी रिडक्शंस आता है जिसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन। तो अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल, उनकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस सब हेड यूज करेंगे। तो देखो बेटा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में क्या क्या आइटम आएगा? एक तो डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स एसेट्स पे लगाया जाने वाला डेप्रिसिएशन, या फिर फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना, राइट ऑफ करना, ये सारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आएगा। इसी प्रकार लास्ट में आपके पास आता है अदर एक्सपेंस। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा लास्ट एक्सपेंस का सब हेड होता है, मेन आइटम है एक्सपेंस और उसका सब हेड है अदर एक्सपेंस। देखो, वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस जो ऊपर के 6 हेड्स में नहीं आते, वो सारे अदर एक्सपेंस के नाम से दिखाए जाएंगे, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कैरिज एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा। इस प्रकार के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो ऊपर के हेड्स में नहीं आते, वो सारे के सारे किस में दिखाए जाएंगे? अदर एक्सपेंस सब हेड में दिखाए जाएंगे। ठीक है। तो देखो, इसने कहा है कि भाई जैसे ऑल अदर एक्सपेंसेस नॉट क्लासिफाइड अंडर अदर हेड्स विल बी शोवन हियर। जैसे इसने अदर एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल दिए, कैरीज, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इफ एनी, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, रिपेयर टू मशीनरी, ट्रेड एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस। देखो डायरेक्टर की जो फीस होती है ना, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्टर भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्कर है तो उसको भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाओ, नहीं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस जो एक वर्कर के रूप में काम करते हैं तो डायरेक्टर की फीस अदर एक्सपेंस में जाएगा। उसके बाद ऑडिट फीस, अगर हम अपने एनुअली अकाउंट को चेकआउट करवाते हैं तो उसके लिए जो फीस दी जाती है दैट इज कॉल्ड ऑडिट फीस, वो भी अदर एक्सपेंस का पार्ट है। कन्वेंस एक्सपेंस, कोरियर एक्सपेंस, टेलीफोन इंटरनेट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ। देखो डिबेंचर के खर्चे हैं वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगी। शेयर इशू एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ, ये सारे के सारे किस में आएंगे, अदर एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी कुछ अदर खर्चे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। तो देखो बेटा इसी से रिलेटेड हमारे पास एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 36, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आउट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो आइटम्स दिए गए, आइडेंटिफाई द आइटम टू बी शोवन इन नोट्स टू अकाउंट ऑन अदर एक्सपेंस। यानी कि आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में शो किया जाएगा, कौन सा आइटम एज ए अदर एक्सपेंस दिखाया जाता है। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है रेंट फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए दिए जाने वाला रेंट। अब आप सोचो कि क्या रेंट किसी अदर हेड में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये किस में जाएगा, अदर एक्सपेंस में। इंटरनेट एक्सपेंस, ध्यान से पढ़ लेना, कुछ बच्चे इंटरनेट की जगह इंटरेस्ट पढ़ जाते हैं। इंटरनेट एक्सपेंस, इंटरनेट के खर्चे अदर एक्सपेंस का पार्ट है। कैरीज इनवर्ड, अदर एक्सपेंस। सैलरी, देखो बेटा सैलरी किसको दी जाती है, वर्कर को, और वर्कर को दिया जाने वाला कोई भी रेम्युनरेशन उसके लिए अलग से एक हेड होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो इसका मतलब वर्कर को दी जाने वाली सैलरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। अगर इसका हेड पूछता तो आप इसको किस में दिखाते, वर्कर को दी जाने वाली सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आती, ना कि अदर एक्सपेंस में, इसको नहीं दिखाएंगे। उसके बाद अगला दिया हुआ है सैलरी के बाद लीव इनकैशमेंट एक्सपेंस। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी वर्कर अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर को जो कैजुअल लीव्स मिलती है हर साल या हर मंथ, अगर कोई वर्कर उस लीव को नहीं लेता और उसके लिए जो पैसा उसको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट इज रिलेटेड टू वर्कर, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट है, ना कि अदर एक्सपेंस का। तो इसको किस में दिखाया जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। उसके बाद कमीशन अलाउड, आपने कमीशन अलाउड किए, इट इज ए अदर एक्सपेंस, किसी अदर हेड में नहीं आ रहा, तो इसको किस में दिखाया जाएगा, अदर एक्सपेंस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, आपके कोई डेटर्स ऐसे थे जिन्होंने इस साल आपको पेमेंट करने से मना किया, आपने उनको राइट ऑफ किया, अगर हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो वो किस में जाएगा, अदर एक्सपेंस में। ऑडिट फीस अदर एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ये किस में आता है भाई, फिक्स एसेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है तो उसके लिए हेड होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये अदर एक्सपेंस में नहीं जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज का मतलब है भाई जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके लिए एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, अमोर्टाइज मतलब आपने उसको खत्म किया। भाई जैसे आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जैसे आप लोगों के पास कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप उसके ऊपर एंटीवायरस डलवाते हो, एंटीवायरस के लिए भी एक टाइम पीरियड होता है। आपने कोई टैली का सॉफ्टवेयर ले रखा है किसी कंपनी से, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है भाई 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए। मान लो आपने 5 ईयर के लिए कोई टैली सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उस सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। आपने 5 ईयर के लिए टैली सॉफ्टवेयर लिया जिसके लिए आपने 5 लाख रुपीस पे किए, यानी कि पर ईयर एक्सपेंस कितना हो गया, 1 लाख हो गया। जैसे ही 1 साल का टाइम पीरियड खत्म होगा आप उस सॉफ्टवेयर में से 1 लाख रुपीस की कॉस्ट रिड्यूस करोगे, इसको कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज, कम करना उसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का पार्ट है, तो किस में दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, ना कि अदर एक्सपेंस में। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 37,
देखो बेटा, एक इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास कुछ पर्टिकुलर आइटम्स के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन पर्टिकुलर आइटम को आप किस हेड और किस सब हेड में दिखाएंगे। सबसे पहला आइटम दिया है आपके पास सेल। जैसे 37 में आपसे ये कहा गया है कि भाई अंडर विच लाइन आइटम यानी कि मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी फॉलोइंग आइटम विल बी शोन। कौन से हेड में दिखाया जाएगा? सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स। सेल्स के लिए हेड कौन सा होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल किसका पार्ट होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। भाई पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक का जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ए फाइनेंस कॉस्ट। इसी प्रकार अगला आइटम दिया हुआ है वेजेस। वेजेस हम किसको देते हैं? भाई वर्कर को देते हैं। वेजेस किसको दी जाती है? ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को। तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू द वर्कर, देयरफॉर इट इज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ये किसका पार्ट हो गया? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का। उसके बाद अगला आइटम दिया हुआ है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट के ऊपर किया जाने वाला खर्चा। किसका एंटरटेनमेंट? वर्कर का, ओनर का या कस्टमर का? किसका? कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। अगर ये कहते हैं कि एक्सपेंस ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ वर्कर तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाता है, लेकिन इसने केवल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वर्ड दिया हुआ है और कुछ क्लियर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये एंटरटेनमेंट किसी का भी हो सकता है। इट डजंट बिलोंग ओनली टू द वर्कर, तो इसलिए इसको किस में डाला जाएगा? अदर एक्सपेंस। इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न का मतलब आपने इंटरेस्ट कमाया है। भाई हो सकता है आपने किसी दूसरी कंपनी के कोई डिबेंचर बॉन्ड वगैरह खरीदे हो। अगर आपने या किसी दूसरी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप इंटरेस्ट कमाते हो, तो इट्स ए इनकम। और इनकम भी कौन सी? अदर इनकम। क्योंकि इंटरेस्ट अर्न करना हमारी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इट इज कंसीडर एज ए अदर इनकम। ये अदर इनकम कहलाती है। उसके बाद अगला आइटम आपको दिया हुआ है सेल ऑफ स्क्रैप। आपको बताया था स्क्रैप का मतलब भाई जो मटेरियल हमारे पास, जैसे किसी मेन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते समय जो मटेरियल हमारे पास बच जाता है यानी कि एज ए स्क्रैप, उसको स्क्रैप कहा जाता है। भाई जैसे किसी मेन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीजें बच गई, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। तो अगर हम स्क्रैप को भी सेल आउट करते हैं तो वो भी हमारे लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने बताया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या शामिल होता है? सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद अगला दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अपने आप में एक मेन हेड है। हम किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो आइटम्स दिखाते हैं, जो हेड दिखाते हैं, उसमें एक सेकंड हेड आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को किस हेड में दिखाया जाएगा? इसका हेड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही बनेगा। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। टर्म लोन जनरली लिए जाते हैं और उसके ऊपर दिए जाने वाला इंटरेस्ट फाइनेंस से रिलेटेड है, इट इज ए फाइनेंस कॉस्ट। तो आप इसको किस में दिखाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट में, एज ए फाइनेंस कॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 38। देखो 38 में भी ये कह रहे हैं कि भाई अंडर विच मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी फॉलोइंग आइटम विल अपीयर। आपके सामने कुछ आइटम्स दिए गए, यू आर आस्क्ड टू गिव द मेजर हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। भाई जो आइटम्स आपके पास दिए गए हैं, आपको इन आइटम के मेजर हेड बताने हैं कि ये आइटम किस हेड में शो किए जाएंगे। सबसे पहला आइटम आपके पास दिया गया है बोनस। देखो बोनस, बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस किसको दिया जाता है? अनडाउटली बोनस इज गिवन टू द वर्कर। देखो जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न करता है, सुपर प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने एम्प्लॉइज को देता है एज ए बोनस। आप लोगों ने कभी मूवीज में भी देखा होगा कि नॉर्मली जैसे किसी फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, वो वर्कर क्या करते हैं? हड़ताल कर देते हैं कि भाई हमें बोनस चाहिए। बोनस किस चीज का? बोनस इज ए एक्स्ट्रा अमाउंट which is given above the sale। देखो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सुपर प्रॉफिट अर्न करता है तो वर्कर ये मानते हैं कि भाई ये प्रॉफिट हमारे एफर्ट्स की वजह से, तो वी शुड आल्सो बी गिवन ए पार्ट आउट ऑफ दिस प्रॉफिट।
और अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉफिट में से इस प्रकार का कुछ पोर्शन देता है तो दैट इज कॉल्ड बोनस। उसे क्या कहा जाता है? बोनस कहा जाता है। बोनस इज गिवन टू द वर्कर, देयरफॉर इट इज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसको किस में दिखाया जाएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद सेकंड आइटम दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। देखो सर्विसेज रेंडर्ड का मतलब है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और रेवेन्यू मींस उनसे मिलने वाला अमाउंट, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करके मिलने वाला अमाउंट। देखो जैसे बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जबकि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज में डील करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले, वो लोगों को क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। वो अपने ट्रक नहीं बेचते, ट्रक के थ्रू आपका सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सर्विस दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाती है, वो अपना कैमरा आपको नहीं सेल आउट करती, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज सर्विस। एक लीगल फर्म है, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, आपको लीगल एडवाइस दे रही है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड का मतलब है कि सर्विसेज प्रोवाइड करके मिलने वाला अमाउंट। अगर देखो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बेचता है, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो उनकी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है। तो अगर सर्विसेज रेंडर्ड करके आपको कुछ पैसा मिलता है तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से मिलने वाली इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर को किस में दिखाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरनेट एक्सपेंस, भाई इंटरनेट का जो खर्चा होता है दैट डजंट बिलोंग टू एनी वर्कर, दैट डजंट बिलोंग्स टू एनी अदर एक्टिविटी, इट इज एन ऑर्डिनरी एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस। तो इंटरनेट एक्सपेंसेस को आप किस में दिखाएंगे? अदर एक्सपेंस में। उसके बाद मटेरियल परचेज। देखो मटेरियल मींस जनरली रॉ मटेरियल के लिए वर्ड यूज होता है। हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस हेड में एक आइटम पढ़ा था, एक हेड पढ़ा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो अगर हम मटेरियल को परचेज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल परचेज इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो आप इसको किस हेड में दिखाएंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद अगला आइटम दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। देखो मान लो इस साल कंपनी ने अपने कोई डिबेंचर इशू किए थे, उन डिबेंचर को इशू करने के ऊपर कंपनी ने किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट दिया। लाइक अगर कंपनी अपने डिबेंचर को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है और उस डिस्काउंट का जो पोर्शन करंट ईयर में राइट ऑफ किया जाता है, दैट पोर्शन व्हिच बिलोंग्स टू करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड ए फाइनेंस कॉस्ट। यानी कि ये फाइनेंस का खर्चा। भाई आपने डिबेंचर इशू करके फाइनेंस लिया, डिबेंचर को आपने डिस्काउंट पर इशू किया ताकि लोग आपके डिबेंचर्स को खरीदे, तो उस डिस्काउंट का जो पोर्शन करंट ईयर में राइट ऑफ किया जाता है दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। तो आप इसको किस हेड में दिखाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट। लास्ट दिया हुआ है गुडविल एमोर्टाइज। गुडविल एमोर्टाइज का मतलब होता है गुडविल को राइट ऑफ करना। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ। तो देखो गुडविल को आपने एमोर्टाइज किया है, तो इसका मतलब गुडविल की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये किसका पार्ट हो गया? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है। इसमें भी यही पूछा गया है कि भाई अंडर विच मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए फाइनेंशियल कंपनी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड क्लियर कर रहा है, फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी इज दैट कंपनी हुज मेन वर्क इज टू डीलिंग इन फाइनेंस, यानी कि लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना और लोगों का फाइनेंस अपने पास रखना, उसको फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। जैसे बैंक है, एक फाइनेंशियल कंपनी कंसीडर की जाती है क्योंकि ये लोगों का पैसा अपने पास रखती है और इंडस्ट्रीज को या अदर बिजनेसमैन को ये पैसा उधार देती है, यानी कि इसका मेन वर्क होता है फाइनेंस पे डील करना। तो देखो ये कह रहे हैं कि ये आइटम कंपनी फाइनेंशियल कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किस हेड में दिखाए जाएंगे?
सबसे पहला आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। देखो फाइनेंशियल कंपनी का जो मेन वर्क होता है वो फाइनेंस के रिगार्डिंग होता है। ये फाइनेंशियल कंपनी डिबेंचर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स और शेयर्स वगैरह को खरीदती भी है, ठीक है। अब देखो हमने कहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, तो ये इसकी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है। किस में दिखाया जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद सेकंड है प्रायर पीरियड एक्सपेंस। देखो बेटा प्रायर पीरियड एक्सपेंस का मतलब क्लियर करो पहले। प्रायर पीरियड का मतलब होता है बिजनेस फॉर्मेशन से पहले के खर्चे। देखो बेटा बिजनेस फॉर्मेशन से पहले का अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं तो दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड इट इज टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। अब तो क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करती है, कंपनी फॉर्मेशन से पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंस किया जाता है, खर्चा किया जाता है, तो उस एक्सपेंस को उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ कर लिया जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर से वो बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने केवल ये कहा है कि प्रायर पीरियड एक्सपेंस, इसने रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं कहा है। इसका मतलब फॉर्मेशन से पहले के खर्चे, इनको अब अदर एक्सपेंस में दिखाया जाएगा। किसमें दिखाया जाएगा? अदर एक्सपेंस। उसके बाद थर्ड है आपके पास इंटरेस्ट अर्न किया, कमाया है। भाई आपको इंटरेस्ट मिला है। नॉर्मली अगर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती है, कंपनी का नेम मेंशन नहीं होता, तो ऐसी कंपनियों के लिए अर्न किए जाने वाला इंटरेस्ट अदर इनकम का पार्ट होता है। लेकिन एक फाइनेंशियल कंपनी लोगों को पैसा उधार देती है और उधार दिए गए पैसे के ऊपर जो लोन प्रोवाइड करती है उसके ऊपर उसको क्या मिलता है? क्रेडिट। उसका मेन वर्क क्या है? लोगों को लोन प्रोवाइड करना। मेन एक्टिविटी क्या है? मेन इनकम सोर्स क्या है? इनकम रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना। तो इंटरेस्ट रिसीव करना फाइनेंशियल कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटी है। तो अगर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा अर्न किया जाने वाला इंटरेस्ट उसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। तो किसमें दिखाया जाएगा इंटरेस्ट को? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूशंस टू सुपर रेम्युनरेशंस फंड। देखिए बेटा सुपर रेम्युनरेशंस फंड का मतलब भाई वर्कर के बेनिफिट के लिए ये फंड बनाया जाता है जिसको सुपर रेम्युनरेशंस फंड कहा जाता है। तो इसमें अगर कंट्रीब्यूशन किया जाता है, इसमें कोई पैसा डोनेट किया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है, तो दिस एक्सपेंस रिलेट टू वर्कर, इसलिए आप इसको किस में दिखाएंगे? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो वैसे तो इन्वेस्टमेंट एक फिक्स एसेट्स है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इन्वेस्टमेंट को सेल करके अगर प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो वो उसका अदर इनकम कहलाती है। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल कंपनी दूसरी कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड वगैरह खरीदती रहती है, ठीक है। ये उसकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट होता है और इसके थ्रू अगर प्रॉफिट अर्न किया जाता है, अगर एक फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट अर्न करती है तो वो उसकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से दिखाया जाएगा। तो ये किसमें आएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट। देखो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, हर कंपनी अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स को परचेज करती है जो उसकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती। फिक्स एसेट्स आर एक्वायर्ड इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम इन लॉन्ग टर्म। हम लोग किसी भी फिक्स एसेट्स को इसलिए एक्वायर करते हैं, इसलिए खरीदते हैं ताकि हम उस फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाए। अगर हमने ड्यूरिंग एनी टाइम पीरियड उस फिक्स एसेट्स को सेल आउट किया तो फिक्स एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट है अदर इनकम में, लॉस है अदर एक्सपेंसेस में दिखाया जाएगा। तो फिलहाल प्रॉफिट है तो इसलिए इसको किस में दिखाया जाएगा? अदर इनकम। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स इज ए इंटेंजिबल एसेट एंड इफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स इज रिटर्न ऑफ, अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को आप राइट ऑफ करते हो तो वो किसका पार्ट होता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो इसका हेड कौन सा बनेगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। एंड लास्ट वन इज ग्रेच्युटी पेड। ग्रेच्युटी मैंने कल भी समझाई थी
कि भाई वर्कर अगर अपने टाइम से पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसको जो पैसा मिलता है एक साथ, उसको क्या कहा जाता है, ग्रेच्युटी कहा जाता है। ग्रेच्युटी इज पेड टू द वर्कर, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ये किससे बिलोंग करेगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्लियर हो गई होगी। काफ़ी हमने उसके हेड और सब हेड के बारे में पढ़े। ठीक है, आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे के जो इस बुक के चैप्टर्स हैं वो सारे इसी चैप्टर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे बिलोंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो इन चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, इनके क्वेश्चन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।